गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीनस डॉट 0001 पर। लास्ट टाइम पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊष्मा वातावरण में रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में हम सदैव ऊष्मा की मात्रा जो वातावरण में निर्मुक्त होती है वो उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम एक और दे सकते हैं, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की निर्मुक्त मात्रा को धन चिन्ह के साथ, यानी जिसमें ऊष्मा की निर्मुक्त मात्रा को धन चिन्ह के साथ प्रोडक्ट की ओर दर्शाया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा वातावरण से ग्रहण की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा की मात्रा को माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, हम यहाँ पर ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट को लेते हैं और वायु में जला देते हैं। जब हम ग्रेफाइट को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया में प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो वातावरण में निर्मुक्त होती है। क्योंकि यहां पर हम प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मा की रिलीज मात्रा को दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की मात्रा को हम प्रोडक्ट की साइड में धन चिन्ह के साथ दिखाते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा वातावरण से ग्रहण की जाती है। इस अभिक्रिया के होने में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वातावरण से ग्रहण की जाती है। जब ऊष्मा की मात्रा को ग्रहण किया जाता है तो इसे हम प्रोडक्ट की ओर माइनस चिन्ह के साथ दिखाते हैं। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की मात्रा को प्रोडक्ट की साइड में माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आइए इनको हम डिफिनीशन के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की या ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो देखिए, वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है, या किसी ऋण विद्युतीय अवयव का योग होता है, अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, एंड अदर उसकी धन संयोजकता में वृद्धि होती है। ये कुछ प्रोसेस होती हैं जिसको हम कई स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डिफिनीशन को हम किसको कई स्टेप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इसका होता है कि ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि किसी पदार्थ की ऋण विद्युतीय अवयव में जब वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीकरण किसी पदार्थ से हाइड्रोजन के पृथक होने की प्रक्रिया भी होती है। इसी के साथ किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कमी आ रही है, तो भी वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण की होती है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू किस प्रकार से देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभिक्रिया को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जिंक को लिया है। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिकृत करा देते हैं, कॉपर सल्फेट से अभिकृत करा देते हैं, तो यहां पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन का योग Zn के साथ होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन का योग Zn के साथ होता है और यहां पर बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है। देखिए यहां पर क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड है। स्टेनस क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो एक ऋण विद्युतीय अवयव माना जाता है या है, कंप्लीटली माना ही नहीं जाता बल्कि है भी, कि क्लोरीन जो है वो एक ऋण विद्युतीय अवयव है। यहां पर स्टेनस क्लोराइड में 2 क्लोरीन अणु और जुड़कर स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण करते हैं, स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तीसरा एग्जांपल है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होते हैं। यहां पर देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिकृत करते हैं।
मैग्नीज डाइऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिकृत करता है तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाता है और क्लोरीन बाहर निर्मुक्त होती है, और यही क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को अपने से रिड्यूस करके वाटर मॉलिक्यूल लास्ट में बनाती है। तो यहां पर जो है वो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन से, तो ये प्रक्रिया कैसी कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी क्रम में हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात अगर किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन यानी कोई पदार्थ अपना एक इलेक्ट्रॉन अपनी वायतम कक्षा से बाहर निकाल देता है और धनावेशित हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहां पर देखिए सोडियम आयन लिया हुआ है, सोडियम परमाणु लिया हुआ है, नाम होता है इसका सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु जब अपने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इसको हम दूसरी प्रकार से भी दे सकते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी किसी पदार्थ की धन संयोजकता में वृद्धि होती है। देखिए यहां पर सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 थी और यहां पर +1 हो गई, यानी जब किसी तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि होती है तो वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब ये नेक्स्ट हेडिंग पर हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो कार्य हो रहे थे उसके जस्ट अपोजिट जब कार्य होते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इसको भी हम कई स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया है जब हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, और जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में हमने देखा है धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीडेशन में धन विद्युतीय अवयव में कमी होती है और अपचयन में धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी जब किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट मैंने लिया है कि आयन या में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ऑक्सीकरण, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का संयोग। तो 2FeCl3 में H प्लस H2S, यानी 2FeCl3 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिकृत करके 2FeCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। यहां पर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से संयोग कर रही है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से संयोग कर रही है, तो ये एक अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से CuCl2 में धन विद्युतीय अवयव Cu का चार्ज हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज बनाता है Cu, तो Cu जो है एक धन विद्युतीय अवयव होता है। तो Cu जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है और कॉपर की संख्या 1 है, यहाँ पर दोनों की 2-2 हो जाएंगे, यानी धन विद्युतीय अवयव Cu की संख्या में वृद्धि हो रही है जो कि एक धन विद्युतीय अवयव है, तो यहाँ पर भी ये अभिक्रिया जो है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ऑक्सीजन पृथक होती है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है जिससे ऑक्सीजन यानी Zn से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है और रिड्यूस होकर कार्बन से संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, तो यहाँ पर जिंक का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से जब किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यहाँ पर देखिए Na की संख्या 1 है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na बना देता है Na बना देता है, जो कि एक मुक्त आयन होता है, मुक्त परमाणु होता है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग पर जाते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ही कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जब एक साथ साथ होती हैं, यानी जब साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आइए बताते हैं कि जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ पर जो है डैनियल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम एक को कैथोड और दूसरे को एनोड कहते हैं, ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है जिससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होती है। यानी जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिकृत करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर कैथोड पर मुक्त हो जाती है। तो आइए इस अभिक्रिया को हम आंशिक रूप से देखते हैं। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, यानी जिंक जो है, जिंक एनोड पर होती है अभिक्रिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन
बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर जिंक का क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से कैथोड पर क्या होता है कि Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu बना देते हैं, Cu परमाणु बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। अब क्या करते हैं कि इनमें हम रेडॉक्स परिवर्तन देखते हैं, यानी इन दोनों अभिक्रियाओं में जो रेडॉक्स परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। तो इसके बेस पर हम इन अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब दोनों ओर यानी गिब्स आउट के उस तरफ और गिब्स आउट से पहले अगर कोई भी आयन बराबर हैं तो उनको हम आपस में क्रॉस कर देते हैं, यानी काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं गिब्स आउट से पहले और यहाँ पर गिब्स आउट के बाद 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ से काट क्रॉस कर देंगे। अब हम इस अभिक्रिया को पूरा उतार लेंगे। यहाँ पर Zn है तो मैंने Zn को सबसे पहले उतार लिया, फिर Cu2 पॉजिटिव है प्लस Cu2 पॉजिटिव को उतार लेते हैं। नेक्स्ट आउट में गिब्स आउट है, गिब्स आउट में Zn2 पॉजिटिव है प्लस Cu है। तो यहाँ पर देखिएगा Zn की धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +2 है, तो धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर Cu की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पर 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पर Cu का अपचयन हो रहा है। तो इस पूरे प्रक्रम में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या उपयोग होते हैं या क्या प्रभाव होते हैं, तो आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जो प्रभाव होते हैं उनमें 2 प्रभाव हमारे सामने शो होते हैं। एक होता है संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है, वायु में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों द्वारा जब कोई धातु नष्ट हो जाती है, जिसके धीमे ऑक्सीकरण के द्वारा यानी धीमे ऑक्सीकरण के द्वारा जब कोई धातु नष्ट हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसकी हम प्रक्रिया इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जब कोई धातु वायु की नमी, ऑक्सीजन तथा अन्य रसायनों को ग्रहण करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण जो है मोस्टली धात्विक तत्वों पर होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चांदी के आभूषण जो होते हैं उन पर एक काले रंग की लेयर आ जाती है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके ऊपर एक काले रंग की जो लेयर आती है, इसे भी हम, जिससे धातु धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो ये प्रक्रिया जिसमें धातु धीरे धीरे वायु की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैनिक जीवन में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता देखिए, हमारे खाद्य पदार्थों में कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जैसे गंध और स्वाद। जैसे गंध होता है, खाने का टेस्ट होता है और स्वाद होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब एक निश्चित समय के बाद इनमें चेंज आ जाता है, यानी गंध और स्वाद में जो चेंज आ जाता है, इस चेंज की प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, इनके स्वाद में भी चेंज आ जाता है और गंध भी बदल जाती है। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा की गंध और स्वाद में जो परिवर्तन होता है, इसे हम विकृत गंधिता कहलाती है। इसी के साथ मैंने इस चैप्टर को अपने क्लोज किया और नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं क्लास 10th का पुनः उपस्थित होऊंगा अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।